आज बॉलीवुड के महान अभिनेता इरफान खान जी हमारे साथ अब मौजूद नहीं रहे, इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ले लिया। एक महान एक्टर होने के साथ-साथ एक महान इंसान थे। आज उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली और आज इसी पर बात करने के लिए उनकी जीवन हिस्ट्री पे बात करने के लिए, थिएटर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हिरण्य हिमकर सर मौजूद है। हिरण्य हिमकर सर से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है थिएटर से इरफान खान सर की लाइफ जो है शुरू हुई, उसके बाद फिर बॉलीवुड तक का उनका सफर और इसके साथ-साथ ही हम बहुत सारी थिएटर को लेकर आज बातचीत करेंगे कि एक्टर जो है, एक एक्टर बनने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें थिएटर का कितना बड़ा रोल होता है, एक राइटर के लिए और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है लिखने के लिए। सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास हिरण्य हिमकर सर जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें अपने साथ जोड़ रहा हूँ। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्षमा चाहूँगा, आज बहुत इंतज़ार आपको मुझे कराना पड़ा सर। हाँ, कोई बात नहीं। ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी गलती है, बिल्कुल। आज काफ़ी समय लगा और जैसा कि सर पता ही है आपको कि आज हमारे साथ महान बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान सर अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उन्होंने हम सभी को अकेला छोड़ दिया और दिवंगत आत्मा जो है अब हमारे बीच में नहीं रही, वो चली गई। एक लंबा चौड़ा उनका करियर रहा है, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक उन्होंने काम किया है। एक बहुत अच्छी छाप उन्होंने छोड़ी और पूरा बॉलीवुड इस समय और थिएटर की पूरी दुनिया इस समय शोक के माहौल में, गम में है, सदमे में है। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? इरफान खान जनता के अभिनेता थे और उनको बड़े बड़े से लेकर छोटे तक और किशोर से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। उनका जाना एक अभिनय के स्कूल के जाने के बराबर है। उनका जो अभिनय था वो अभिनय लगता नहीं था, बहुत सहजता से अपनी बात रखते थे और उनकी आंखें बोलती थी। तो बोलती आंखों से वो कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ समझा जाते थे। मैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक कविता पढ़ना चाहूँगा और मुझे लगता है कि मेरी ये बात मुकम्मल हो जाएगी जब मैं ये कविता अर्पित कर रहा हूँ महान नायक इरफान खान को। वो थिएटर के भी आर्टिस्ट रहे हैं, फिर बॉलीवुड में गए, फिर हॉलीवुड में गए और उनका जो फलक है वो बहुत व्यापक है। कविता जो है वो जापान का एक लोकगीत है, जापानी लोकगीत है कि अगर मालूम होता एक दिन मौत आकर पुकारेगा तो फाटक में ताला बंद कर कर निश्चित ही भीतर से कह देता वे घर पर नहीं है। अगर मालूम होता कि एक दिन मौत आकर पुकारेगा तो फाटक में ताला बंद कर कर निश्चित ही भीतर से कह देता वे घर पर नहीं है और बाहर आकर उससे कभी न मिलता। अगर मालूम होता कि मित्र के रूप में एक दिन मौत ढूंढता हुआ आ पहुंचेगा तो फाटक पर, तो चाहे कितनी ही बार वो क्यों ना खटखटाता, मैं बाहर कभी ना निकलता, हाथ पकड़ उसे अंदर न लिवा लाता। अगर मालूम होता कि मौत किसी दिन आएगी तो हर कोई उससे बचने की कोशिश करता और इरफान खान को हम यूं न जाने देते। अभी उनका बहुत कुछ देखना बाकी था। तो ये मेरी श्रद्धांजलि है इरफान खान को। जी सर, हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज़ भी अपने सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इरफान खान सर को। हमारे बॉलीवुड ने और हमारे देश ने और इस दुनिया ने भी एक महान अभिनेता को खो दिया और उनकी कमी जो है हमेशा बॉलीवुड जगत को और थिएटर जगत को हमेशा खलती रहेगी उनकी कमी। थिएटर से सर उनकी शुरुआत हुई, इरफान खान सर की भी, और थिएटर करते करते सर बॉलीवुड और बॉलीवुड से फिर वो हॉलीवुड के सफर में भी पहुंचे और हर जिस रोल को वो प्ले करते थे, जिस भी करेक्टर को प्ले करते थे, कहते थे उसे पूरा जीवंत कर देते थे। तो सर किस तरह से थिएटर जर्नी से शुरुआत करके एक व्यक्ति जो है एक महान अभिनेता बन गया, बॉलीवुड हॉलीवुड तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी सर? तीर्थंकर देखो, इसमें एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि थिएटर का अभिनय और फिल्म के अभिनय में जमीन आसमान का फर्क है।
ये बात है 1970 के दशक की, 80 के दशक की, जब एनएसडी से पास आउट होकर बहुत सारे वहाँ के कलाकार निकलकर मुंबई की ओर रुख कर रहे थे। उसी कड़ी में इरफान खान भी गए। थिएटर का जो अभिनय है वो जीवन से जुड़ा हुआ अभिनय है और फिल्मों में वो उन्हें इनकैश करते हैं। लेकिन अगर माध्यमों की बात करें तो दोनों बिल्कुल जुदा जुदा हैं। अब मैं अभिनेता पे आता हूँ कि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो इरफान खान रहे हों, ओम पुरी रहे हों, नसरुद्दीन शाह रहे हों या अनुपम खेर रहे हों, जितने भी महान थिएटर के आर्टिस्ट थे, वो जब फिल्मों की ओर उन्होंने रुख किया तो उनको वो विधा सीखनी पड़ी। और इसमें थिएटर एक पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है, क्योंकि थिएटर में आप जब संवाद अदायकी फिल्मों में कर रहे होते हैं तो थिएटर जिस तरीके से माँ बाप पालते पोसते हैं, जो संस्कार देते हैं, तो थिएटर वो संस्कार देता है। और फिल्मों में वो फर्क साफ पता चलता है कि जो नॉन थिएटर बैकग्राउंड का कोई अभिनेता है और कोई थिएटर बैकग्राउंड का अभिनेता है, तो दोनों के अभिनय में, दोनों के संवाद अदायगी में, दोनों के अभिनय की शैलियों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और इरफान खान ने बहुत संघर्ष किया। वहां से वो निकल कर गए तो उन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी टेली फिल्म और कुछ सीरियल भी किए। जो मुझे याद आता है, मेरा इरफान खान के साथ जो जुड़ाव है वो चंद्रकांता सीरियल के साथ है। नीरजा गुलेरी का ये सीरियल था, चंद्रकांता की कहानी। ये जो शुरू में उसका ट्रैक शुरू होता था, तो जी। उसमें बद्रीनाथ का किरदार इरफान खान ने किया था। और एक बड़े बड़े जो टाइटल आता था तो उसमें शुरू में ही नाम आता था इरफान खान, भी नहीं इरफान। तो इस तरीके से हमने इरफान को जाना था। बहुत छोटे थे उस समय, मेरी उम्र 12 साल की रही होगी। तो इरफान को उस समय हमने जाना, फिर थोड़े और हुए तो हमने उन्हें सलाम बॉम्बे में एक छोटा सा रोल करते हुए देखा। तो दरअसल ये सारी चीजें बताकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष कितनी बड़ी चीज है और हार नहीं मानना चाहिए। लड़ने की जिजीविषा और लड़ने का जज्बा हमेशा होना चाहिए। और असली अभिनेता वही है जो लड़ता रहे। सफलता असफलता तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जो आप हमेशा लड़ते रहेंगे तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। और जब आप दुनिया से जाएंगे तो कई लोगों की आंखें गमगीन होंगी, कई लोगों की आंखें नम होंगी और दिल में आपके लिए एक प्यार बचा रहेगा। तो ये थिएटर जी ने सर, दिया। बहुत बहुत अच्छी बात सर आपने कही। मेरी आवाज़ सर आपको आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है। बहुत अच्छी बात सर हमने कही, आपने कही सर कि जो है सफलता असफलता तो चलती रहती है, लेकिन आपको डटे रहना है, इस संघर्ष में हमेशा लड़ते रहना है, क्योंकि इसी का नाम जो है जिंदगी है। सर थिएटर की अगर हम लोग बात करते हैं हमेशा से, तो हमने हमेशा देखा है कि जो एक थिएटर आर्टिस्ट है हमेशा संघर्षरत रहा है, हमेशा संघर्ष में रहा है। बहुत संघर्ष थिएटर आर्टिस्टों की जिंदगी में होता है। और हम कह सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ भी बहुत सारे थिएटर्स में देखते हैं कि लोगों के लिए बहुत संघर्ष रहता है। और आज के समय की अगर हम बात करें तो एक्टिंग जो लोगों के अंदर आजकल का यूथ जो है बहुत ज्यादा, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, हर कोई बॉलीवुड में जाना चाहता है, फिल्मों में काम करना चाहता है। तो एक्टिंग का करियर जो है सर, जिसमें बच्चे अपना करियर एक्टिंग को लेकर देखते हैं, तो कितने संभावनाएं इसके अंदर है, थिएटर से क्या जुड़ाव है, एक्टिंग में कोई अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकता है, इसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, फिल्मों का अभिनय और थिएटर का अभिनय बिल्कुल अलग अलग विधा है। ज्यादातर दिल्ली जैसे महानगर में और मुंबई जैसे महानगर में लोगों को ये सब्जबाग दिखाया जाता है कि आप थिएटर करेंगे तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे और फिल्मों में आपके लिए एक जगह बन जाएगी, आपकी एक अलग जगह होगी। ऐसा नहीं है। थिएटर आर्टिस्ट जितने भी फिल्मों में गए हैं तो वहां पर जाकर उन्होंने बकायदा कैमरे के आगे अभिनय करना सीखा है, उसकी टेक्निकलिटीज को उन्होंने जाना है और फिर उसके बाद उन्होंने अभिनय किया। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब रही बात की संघर्ष थिएटर आर्टिस्ट करते रहते हैं। दरअसल हमारे भारत में ये समस्या है कि हमारे यहाँ थिएटर को एज ए प्रोफेशन कभी नहीं लिया गया। थिएटर जी। को हमेशा से एक पैशन के रूप में देखा गया। ये जब मैं आधुनिक थिएटर की शुरुआत भारतेंदु के समय से अगर मैं देखूं तो भारतेंदु के समय, तो भारतेंदु ने भी इसे शौकिया शुरू किया था। पारसी रंगमंच ने इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने की कोशिश की, इसमें व्यावसायिकता लाने की कोशिश की। फिर हिंदी साहित्य के बहुत सारे लेखकों ने नाटक लिखे और बहुत सारे ग्रुप बने और वो नाटक करते रहे। तो इसमें प्रोफेशनल अप्रोच कभी नहीं आया, यानी इसको व्यावसायिकता के साथ कभी नहीं जोड़ा गया। इसे हमेशा आपके पैशन के साथ, आपके जुनून के साथ जोड़ा गया।
तो जिस काम में व्यावसायिकता ना हो तो वहां संघर्ष होना लाजमी है। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए, जैसे एनएसडी उन्होंने 1958 में खोला, फिर उसके बाद और भी अलग अलग राज्यों में कुछ थिएटर इंस्टीट्यूट खोले गए, कुछ थिएटर स्कूल खोले गए सरकार की तरफ से। तो ये पूरी तरीके से एक सरकारी काम बनकर रह गया, जिस वजह से थिएटर आर्टिस्ट को संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले हमारे भारत में यूरोपीय देशों की तरह ये मानना होगा कि थिएटर एक प्रोफेशन है। दरअसल हम लोग या हमारे बच्चे जो थिएटर करते हैं वो थिएटर में पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, वो LIC पॉलिसी की तरह है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से सीखेंगे और फिल्मों में जाकर कैश करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिएटर एक बिल्कुल अलग विधा है। जिस तरीके से चित्रकला अलग विधा है और संगीत अलग विधा है, उसी तरीके से थिएटर अलग विधा है और फिल्म अलग विधा है। इसमें जो साम्यता है वो सिर्फ अभिनय की साम्यता है, और इसी अभिनय को अपने मन में एक इमेज लेकर लोग सोचते हैं कि वो वहां पे भी जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, जब NSD में जब आप एडमिशन लेते हैं तो NSD में बाकायदा शपथ दिलाई जाती है कि आप ताउम्र थिएटर की सेवा करेंगे। लेकिन वहां के कलाकार, क्योंकि आर्थिक जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से निकलने के बाद करें तो क्या करें। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर बैच में से लगभग 30 लोग निकलते हैं NSD से, हर बैच में से 30 लोग निकलते हैं। उनमें से इक्का दुक्का लोगों को ही फिल्मों में मुकाम मिल पाता है। बाकी 28 लोग क्या करते हैं, हमने कभी जानने की कोशिश की? 28 लोग फिर अपने घर वापस आते हैं, छोटे मोटे थिएटर वर्कशॉप कर रहे होते हैं और यही बदहाली की जिंदगी जी रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी जो संघर्ष है थिएटर में वो ये है कि इसे हमेशा पैशन के तौर पे जाना गया, प्रोफेशन के तौर पे नहीं जाना गया। अगर हम इसको प्रोफेशन माने और हमारे साथ हमारे देखने वाले भी प्रोफेशन माने, इसमें मैं थोड़ी शिकायत दिल्ली के दर्शकों से भी करूंगा। थिएटर अगर सरकारी पैसे पे होता है और फ्री में शो है तो दर्शक मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी टिकट 200-300 रुपए में बेचना चाहें तो हमें दर्शक नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो फिल्म देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिल्म वालों का वो प्रोफेशन है और थिएटर एक पैशन है। ये बेचारे गुरबे किसी तरीके से संघर्ष करके जीवन काट ही लेंगे, कलाकार हैं, कलाकार की तरह रह ही लेंगे, फटा झोला और फटा कुर्ता पहनकर जी ही लेंगे। तो ये मानसिकता हमारे समाज में बदलनी होगी। जब महानगरों में ऐसा हो रहा है तो सोचिए भारत के छोटे छोटे शहरों और छोटे छोटे कस्बों में जो थिएटर करने की सोचता होगा। इसीलिए उसके माँ बाप उसको डांटते हैं, पागल है, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, थिएटर आर्टिस्ट मत बन, क्योंकि उसके लिए कहीं ये प्रोफेशन है ही नहीं। अगर पैशन है तो पैशन की तरह अपनाइए। ये एक विडंबना है और इस विडंबना की ओर आने वाले कलाकारों को सोचना होगा कि वो किस तरीके से रहे। मैं फिर बता दूं, थिएटर की अभिनय प्रविधि बिल्कुल अलग है, फिल्म की अभिनय प्रविधि बिल्कुल अलग है। लेकिन चूंकि ये सब जवाब कुछ लोगों ने दिखा दिया है कि थिएटर करके आप जाते हैं तो फिल्मों में आपको काम मिलता है, आप उनके संघर्ष को देखें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 14 साल लग गए। क्या आप 14 साल सही बात है, तैयार हैं? इरफान खान को भी लगभग उस समय में भी 5-6 साल लग गए टेलीफिल्म छोटे छोटे रोल करते हुए। क्या आप वो संघर्ष करने को तैयार हैं? तो हम अपवादों से उदाहरण बनाते हैं, अपवाद उदाहरण नहीं होते हैं। अपवाद कभी भी नजीर पेश नहीं करता है। थिएटर आर्टिस्ट में कुछ ही लोग हैं जो सफल होते हैं और ज्यादातर लोग गुर्बत में जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन है। इसे प्रोफेशन बनाना चाहिए, इसकी तरफ समाज से इसकी पहल करनी चाहिए, बड़े बड़े संस्थानों को आना चाहिए, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को आना चाहिए कि वो थिएटर को भी प्रोफेशन के तौर पे देखें। जी बिल्कुल, बहुत सही और बहुत गंभीर बात आपने यहाँ सर कह दी कि थिएटर को जो है हमेशा से जो है प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया गया है, ये हमेशा पैशन के तौर पे लिया गया है। तो ना तो थिएटर जितने होते हैं, जितने प्ले होते हैं, ना तो उनकी टिकट खरीदने में कोई इंटरेस्टेड होता है। उन्हें लगता है कि फिल्म देख ली जाए, भाई थिएटर क्यों देखने जाए हम लोग। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि थिएटर आर्टिस्टों की उतनी पहचान नहीं बनी, उतनी मार्केटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि लोग इसको हमेशा पैशन के तौर पे ही देखते रहे, जैसा कि आपने कहा। तो सर, आप काफी समय से थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो थिएटर से लगाव जो है आपका कैसे शुरू हुआ? मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिरण्य सर बहुत सालों से थिएटर में अपनी सेवा दे रहे हैं, और आहंग नाम की कम्युनिटी भी सर ने शुरू की हुई है, जिसमें बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं।
और बहुत सारे कलाकार आज के समय में बॉलीवुड में टीवी सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम रोहित भाई को लेके आए थे अपने साथ लाइव में। रोहित भाई भी आहंग से निकले हुए हैं और हिरण्य सर से ही रोहित भाई ने भी जो है एक्टिंग सीखी है, उन्होंने प्ले किए हैं कई सारे। उसके बाद आज वो टीवी सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो बॉलीवुड में भी गए हैं और सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं। तो सर कब से इस सफर की आपकी शुरुआत हुई, कब से लगा कि आपको थिएटर में आना चाहिए, कब से आपका इंटरेस्ट जगा इन सब चीजों में? तीर्थंकर, ये तो एक मतलब एक तरह से बायोपिक इंटरव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षेप में एक बात बता दूं कि थिएटर की शुरुआत मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू किया था। और मैं बहुत ही कमज़ोर कलाकार था, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है कॉलेज के थिएटर ग्रुप में। फिर वहाँ से लगातार सीखते सिखाते किसी तरीके से निकलते निकलते फिर आहंग की नींव डाली गई। आहंग के बारे में बस मैं एक बात बता दूं कि ये एक सामुदायिक समूह है, नाटक का एक सामुदायिक समूह है। सामुदायिक नाटक कहने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि मैंने अभी एक बहुत कड़वी बात कही कि थिएटर को आप प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं, हमारे यहाँ ये संभव ही नहीं है। तो इसी सोच के तहत इसको मैंने थिएटर को एजुकेशन के साथ जोड़ने की कोशिश की, थिएटर को पर्सनैलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश की, थिएटर को आपके अंदर जो एक हिडन टैलेंट है जो आप खुद नहीं जानते हैं वो निकालने के प्रयास के लिए हमने थिएटर की शुरुआत की। सामुदायिक मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम पैसे नहीं लेते हैं, हम बिना पैसे का नाटक करते हैं, बिना पैसे का। हमने आज तक कोई सरकारी मदद नहीं ली है, हमने आज तक किसी से एक मुश्त बहुत बड़ा चंदा नहीं लिया है। हम सब लोग 300-300 रुपए, 400-400 रुपए इकट्ठा कर कर और 4 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने में नाटक करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इसमें से किसी को मैं कैरियर नहीं दे सकता हूँ, एज ए थिएटर का कैरियर नहीं दे सकता हूँ। तो इनके अंदर जो शिक्षक हैं, जो सकुचाते हैं, वो यहाँ आए, थिएटर के ABCD सीख कर जाएं और उससे अपने अंदर की झिझक को दूर करें। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बोल नहीं पाता है, मीडिया का विद्यार्थी है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो ठीक से बातचीत नहीं कर पाता है, बातचीत करने में झिझकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब लोग मिलकर थिएटर करेंगे, सब लोग एक समूह में रहेंगे, सामुदायिकता के साथ एक दूसरे के साथ सीखेंगे। क्योंकि जब एक साथ आप 15 लोगों के साथ होते हैं तो आप 15 प्रतिभाओं को एक साथ तैरते हुए देख रहे होते हैं, कोई उसमें डुबकी लगाता है, कोई उसमें डुबकी लगाता है, और एक दूसरे के साथ हम सीखते जाते हैं। यही सामुदायिक थिएटर की मांग है आज के समय में, जब तक थिएटर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं लेता है। मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली में वही थिएटर ग्रुप सक्सेसफुल है, या तो अंग्रेजी थिएटर ग्रुप सक्सेसफुल है या वो थिएटर ग्रुप सक्सेसफुल हैं जो सरकारी चंदों पे नाटक करते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। और ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग इसके लिए बहुत पारंगत नहीं होते हैं। तो अगर आपको अपने कलाकारों को एक प्रोफेशनल अप्रोच देना, इसीलिए मैं अपने कलाकारों को साफ बोलता हूं कि मैं तुम्हें फिल्मों के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें टीवी सीरियल के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समाज में एक जागरूक इंसान बनाने के लिए थिएटर के माध्यम से शिक्षा दे रहा हूं। और थिएटर ये सब कुछ करता है क्योंकि हमारे नाटक बहुत समृद्ध हैं, भारतीय नाट्य जो परंपरा है वो इतनी समृद्ध है कि वो उनको सिखाता है और उससे वो सीखकर समाज में कुछ योगदान देते हैं, सार्थक योगदान देते हैं। मेरा स्पष्ट ये मानना है। जी सर, यहाँ पे हमारे कुछ दर्शकों ने यहाँ पे आप सवाल भी भेजे हैं। सौरभ प्रकाश जी पूछते हैं कि थिएटर का की वास्तविक उपयोगिता क्या है और क्यों है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि थिएटर की वास्तविक उपयोगिता ये है कि आप समाज को जान सकें। थिएटर करते हुए अगर आपने, देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहले हमारी स्कूली शिक्षा पद्धति में ये होता था कि एक जैसे मोहल्ला स्कूल या पड़ोसी स्कूल की अवधारणा होती थी कि एक ही स्कूल में माली का बच्चा भी पढ़ेगा, IAS का बच्चा भी पढ़ेगा, कलर का बच्चा भी पढ़ेगा, हिंदू, मुसलमान, जी। सिख, ईसाई सब पढ़ेंगे। तो जी। इससे हम सामाजिकता को जान पाते थे कि हिंदू घरों में क्या होता है, मुस्लिम घरों में क्या होता है, माली का जीवन कैसे चल रहा होता है, अफसर का जीवन कैसे चल रहा होता है। और जब हम इस समाज में रहते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, DPS में एक खास आर्थिक वर्ग के और सामाजिक वर्ग के लोग पढ़ेंगे, NDMC के स्कूल में और MCD के स्कूल में एक खास सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग के लोग पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर DAV का कोई स्कूल है तो उसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पढ़ेंगे, कोई अगर सिखों का स्कूल है तो सिख धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने अपने समाज में एक विषमता को अपने आप ही पैदा कर दिया है, जो शिक्षा का मूलभूत एक तरह से सिद्धांत नहीं है। ऐसे में जो थिएटर है
वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग सामाजिक परिवेश के लोगों को, अलग अलग सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर के लोगों को लेकर एक नाटक करने की सोचता है। जब वो सोचता है तो उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, अपने अनुभवों को बांटते हैं, और वो जो अनुभव निकल कर आता है उससे एक हम सार्थक समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे थिएटर ग्रुप से निकले हुए बच्चे, इक्का दुक्का एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू मुसलमान के बेकार के वो विवादों में वो नहीं फंसते हैं। वो भारत की सामाजिकी के ताने बाने को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारा लिटरेचर कितना समृद्ध है, भारत और भारत के बाहर के आपसी संबंधों को वो समझ रहे होते हैं, और समाज में जो आपसी ताना बाना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये वो समझ रहे होते हैं। तो जो प्रासंगिकता है थिएटर की आज के समय में, कि आज के समय में सिर्फ थिएटर ही या फिर जितनी ललित कलाएं हैं, वही ललित कलाओं में इसलिए उनकी बात मैं नहीं कह रहा क्योंकि वो इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन थिएटर एक सामूहिक अप्रोच है, कि ये कलेक्टिव अप्रोच है और समूह के साथ होता है। तो इसीलिए थिएटर की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप समाज में सार्थकता लाना चाहते हैं तो आपको मिलकर काम करना होगा, और यही थिएटर के आज के समय में प्रासंगिकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि शिक्षा में भी, शिक्षा को भी, यानी पढ़ाने के तरीके को भी थिएटर की मेथोडोलॉजी से पढ़ाई जानी चाहिए, एक्सरसाइजेस करवाकर, एक दूसरे के अनुभवों को विस्तार देते हुए, तुम ऐसा सोचते हो तो बताओ ऐसा तुम क्यों सोचते हो, इस तरीके से उनके कुछ कुछ थिएटिकल एक्सरसाइजेस के जरिए उनको मैथ की शिक्षा देनी चाहिए, सोशल साइंस की शिक्षा देनी चाहिए, मोरल साइंस की शिक्षा देनी चाहिए। तब जाकर हमारा समाज आगे उठ पाएगा, क्योंकि आज शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवादी लोग हम हो गए हैं, यानी सिर्फ नंबर आधारित लोग हो गए हैं। तो हमें सामाजिक लोग होना है। तो ये थिएटर की आज के समय में एक प्रासंगिकता है, और आज के समय में थिएटर ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि समाज अलग अलग कुनबों में बंटता जा रहा है, अलग अलग वर्गों में बंटता जा रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपनी भूमिका भुला दी है, राजनेताओं ने अपनी भूमिका भुला दी है, जी बिल्कुल। विधायिका कार्यपालिका ने अपनी भूमिका, न्यायपालिका ने अपनी भूमिका भुला दी है। तो थिएटर ही एक ऐसी जगह बचती है जहाँ पे समूह के साथ हम एक सही बात करें, साथ में बात करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। जैसा कि आपने हिरण्य सर अभी बातचीत में बताया कि समाज के अंदर जो है अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग चीजें हो रही है, और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि जाति धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और आज का यूथ भी कहीं ना कहीं इसके दलदल में जो है फंसता जा रहा है। कहीं शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, कहीं टेक्नोलॉजी पे बात नहीं हो रही है, कि बेहतर टेक्नोलॉजी से कैसे हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, भारत को किस मुकाम पे ले जा सकते हैं। पर्यावरण की बात नहीं हो रही है, पर्यावरण के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है, लॉकडाउन की स्थिति हुई है, प्रकृति ने अपने आप को रिस्टोर करना, रीस्टार्ट करना, रिबूट करना शुरू कर दिया है। ओजोन ओजोन परत की लेयर जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है, पानी साफ हो गया है, वायु प्रदूषण कम हो गया है, आसमान साफ हो गया और तारे दिखने लगे हैं जो कि पहले कई दिनों से नहीं दिखते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूथ इन सब मुद्दों को छोड़कर, इन सब बातों को छोड़कर हिंदू मुसलमान की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, धर्म की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इतना जहर कहाँ से आ रहा है इनके अंदर? मुझे लगता है वो फिल्में कब देख रहे हैं, वेब सीरीज ज्यादा देख रहे हैं। खैर, ये अच्छा। तो एक हल्की बात है। देखिए, एक ये है कि आप जब फिल्म देखते हैं ना, तो जी आप जी। कैरेक्टर को हिंदू मुसलमान या अपने पसंदीदा अभिनेता को हिंदू मुसलमान के खांचे से अलग देखते हैं। जैसे अभी अब इरफान खान है, इरफान खान का दुख पूरे भारतवर्ष को है। उनकी पत्नी जी हिंदू थी, इसी तरीके से कई ऐसे अभिनेता हैं जिनकी पत्नी हिंदू हैं, वो खुद मुस्लिम हैं, या अलग जी। अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो बॉलीवुड की ये एक तरह की सर्वधर्म समभाव वाली स्थिति है, वहां पे भारतीयता है। तो जब हम जी फिल्म देखते हैं तो सलमान खान हमारा हीरो होता है, आमिर खान हमारा हीरो होता है, अक्षय कुमार हमारा हीरो होता है, अजय देवगन हमारा हीरो होता है। वो जाति धर्म संप्रदाय से अलग होता है। ये किस लिए जी होता है? क्योंकि हम उसकी कला को पसंद कर रहे होते हैं। धीरे जी। धीरे कलाकारों के अंदर जब से ये वायरस घुस गया है कि वो राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करने लगे हैं, तो जी ऐसे में लोग भी बिगड़ेंगे, उनके भी बोल बिगड़ेंगे, उनकी सोच भी थोड़ी न थोड़ी बिगड़ेगी, और राजनेता यही तो चाहते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा कहा जाता जी। है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी,
तो उस समय देवानंद ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें सभी कलाकार शामिल हुए थे विरोध करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि हम इमरजेंसी का विरोध करेंगे। उसमें देवानंद थे, दिलीप कुमार थे, सभी लोगों ने कहा कि हम इमरजेंसी का विरोध करेंगे। और लगभग लगभग पूरी फिल्म फर्टर्निटी एक साथ होकर इमरजेंसी का विरोध कर रही थी, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि हमारी जो एक तरह की स्वायत्ता है, एक तरह की जो सृजनात्मकता है, उस पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। आज का समय ऐसा है कि अनजाने रूप से हमने उन्हीं कलाकारों को अपनी तरफ मिला लिया है। कैसे मिला लिया? और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस नहीं की, बहुत खराब तरीके से। कभी राजेश खन्ना को नई दिल्ली से टिकट देकर, कभी और अभिनेता अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से टिकट देकर। तो जब आप फिल्म अभिनेताओं के करिश्मा को कैश करते हैं तो समाज में इसका बुरा असर होता है। कहते हैं ना कि उनका जो प्रोफेशन है उनको वहीं तक रहने देते, और उनको भी अति महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि आज के समय में भोजपुरी स्टार अगर कहीं का अध्यक्ष बन जाता है तो किस तरह की उल जुलूल हरकतें करता है। इसी जी तरह के बिल्कुल। सब जो आपका प्रोफेशन है, अगर आप वो उसे छोड़कर कुछ और करेंगे, गायक अगर आकर वो अगर संसद में बोलेगा तो गायकी तो नहीं बोलेगा ना, तो क्योंकि सोच बिल्कुल। नहीं है। जैसे मैं अगर नेता बनना चाहूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं नेता शायद बहुत अच्छा न बन पाऊँ, क्योंकि उस तरह जी की बिल्कुल। मेरी परवरिश नहीं है, उस तरह की मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि समाज को ये देखना होगा कि कला संस्कृति के क्षेत्र में आप राजनीति न लेकर आए। कला और संस्कृति का जो क्षेत्र है वो समाज जिस दिशा में जा रहा होता है उसको सचेत करने का काम करता है, उसको हमेशा बताने का काम करता है कि देखो जी, ये समय अच्छा नहीं है, इस समय में आपको इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1959 में मोहन राकेश ने आधे अधूरे लिख डाला, और जी सावित्री जैसे किरदार को, जो आज इतना बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है कि स्त्री विमर्श, सावित्री जैसे किरदार की रचना की और स्त्री विमर्श का पूरा परत दर परत मतलब उधेड़ दिया कि देखिए एक स्त्री क्या सोचती है, वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन किस मन से रहना चाहती है, अपने बेटे अपने बेटी के साथ भी उसके किस तरीके के संबंध हैं, ये सिर्फ थिएटर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ, थिएटर अपने समय से 50 साल आगे होता है। अगर आप गंभीर थिएटर करते हैं, गंभीर अध्ययन करते हैं, तो थिएटर अपने समय से 50 साल आगे होता है। आप बस उसके व्यावसायिकता के इस चक्रव्यूह में ना फंसे, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप समाज को बहुत अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं। विजय तेंदुलकर ने ऐसे ऐसे नाटक लिखे, हबीब तनवीर ने ऐसे ऐसे नाटक लिखे, और ऐसे ऐसे नाटकों को चरणदास चोर जैसे लोक कहानी को लेकर आए और उसको कॉन्टेम्प्ररी इशू के साथ इस तरीके से जोड़ दिया कि लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। तो ऐसे कई हमारे नाटक है। अंधा युग, अंधा युग कहाँ की कहानी है? कहानी है महाभारत काल की, और आज के समय में जब उसका मंचन किया जाता है तो लोग उसके साथ जोड़ते हैं। भारतेंदु का अंधेर नगरी सबसे ज्यादा मंचित होने वाला नाटक है, और आज भी 2020 में भी भारत के किसी न किसी हिस्से में एक साथ कम से कम 10 जगह मंचित हो रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो जी ऐसे बिल्कुल। नाटक 50 साल आगे लिखे जाते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें भटकने की नहीं जरूरत है। हम थिएटर करते हैं तो थिएटर में सोचेंगे, थिएटर में गाएंगे, थिएटर में हंसेंगे, हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही सर। यहाँ कुछ दर्शक जो है और भी मैसेज भेज रहे हैं हमें। यहाँ एक मैसेज हमारे पास आया सर, थिएटर कलाकार और रामलीला के कलाकारों में क्या फर्क है? देखिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक अनार है और एक आम है। तो आम जो है वो रामलीला है, और थिएटर जो है वो अनार है। उसको छिलना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग दाने निकालने पड़ते हैं, फिर स्वाद चखना पड़ता है। आम के बीच में गुठली होती है, और वो गुठली होती है भावना भावना की, वो गुठली होती है धार्मिकता की। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत जो होती है वो रामलीला से ही होती है। रामलीला आपको कम से कम रामचरितमानस के पद गाकर, या फिर वो जो कौन से बेताब ने जो रामलीला लिखी है उनके पदों को गाकर जब आप रामलीला कर रहे होते हैं, तो लोक कला से जुड़ते हैं, और आपके अंदर एक अभिनय करने की, जिसे बोलते हैं कि स्वतः एक स्फूर्ति आती है कि उस तरीके से आप एक अभिनय करने लग जाते हैं। तो ये पाठशाला बोल सकते हैं। लेकिन दोनों बिल्कुल ही, जैसे फिल्म और थिएटर अलग विधाएं हैं, उसी तरीके से रामलीला और थिएटर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं। अगर मुझे कोई रामलीला करने को कहे तो मुझे बकायदा 1.5 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी,
तब जाकर मैं रामलीला के संवादों को ढंग से बोल पाऊंगा, विश्वसनीय बना पाऊंगा, और वहां पे मैं राम बन पाऊंगा, हनुमान बन पाऊंगा, रावण बन पाऊंगा। इसी तरीके से अगर कोई रामलीला का आर्टिस्ट थिएटर में आता है तो उसको भी 2 महीने 2.5 महीने की मेहनत करनी होगी, तब जाकर बात बनेगी। तो दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि दोनों परफॉर्मिंग आर्ट है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, रामलीला करते हैं तो थिएटर भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्राफ्ट होना बहुत जरूरी है, दोनों दोनों में, रामलीला में भी और थिएटर में भी। जी सर। सर, यहाँ विजय कुमार जी एक हमें सवाल यहाँ उन्होंने लिखा है कि हिंदी थिएटर को आगे बढ़ाने में आप आहंग को कैसे देखते हैं? अब आहंग को इस रूप में देखते हैं कि हमने हमेशा से जो इस समय नाटक लिखे जा रहे हैं उससे बढ़ के नाटक किए हैं। जैसे हमने बृहस्पतिवार नाटक किया, हमने अगबिला नाटक किया, जो आज का समय का नाटक नहीं है। उसमें जो मुद्दे हैं वो आने वाले समय के मुद्दे हैं। तो लोग उसे देखते हैं और उसको देखकर परेशान भी होते हैं कि ऐसा हो सकता है, या फिर हम बिल्कुल कॉन्टेम्प्ररी इशू को भी लेकर नाटक करते हैं तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है कि मैंने आहंग शुरू ही इसलिए किया है कि हम एक गंभीर बात कर सकते हैं। देखिए, मैं बादल सरकार नहीं हो सकता, मैं भारतेंदु नहीं हो सकता, मैं हिरण्य हिमकर ही रहूंगा, मेरी अपनी सीमा है। लेकिन आज का समय जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, वो बादल सरकार का समय नहीं हो सकता है, वो भारतेंदु का समय नहीं हो सकता है। और मुझे जी ऐसा बिल्कुल। लगता है और पूरी शिद्दत से ऐसा लगता है कि आज इस समय में मैं रह रहा हूँ वो सबसे मुश्किल समय है। इतना मुश्किल है कि टेक्नोलॉजी भी है और पति पत्नी का संबंध भी है, बच्चे भी हैं जी और टेस्ट ट्यूब प्रणाली भी है। मतलब इस तरह के बिल्कुल सघन समय में आप रह रहे हैं, इतने सारे मुद्दे बिखरे हुए हैं। ऐसे में आपको बहुत सोच, बाजार भी है तो भूखे मरते इंसान भी हैं, ठीक है, कोटा से बस से लाए जाने वाले विद्यार्थी भी हैं, तो पैदल चलने वाले मजदूर भी हैं। तो ऐसा ये समय है, ऐसा समय इतिहास में पहले कभी नहीं रहा होगा। तो ऐसे समय में हम रह रहे हैं तो हमें बहुत हद तक ठहर कर सोचना होगा और ऐसे नाटक करने होंगे जो लोगों को सोचने पे मजबूर करे। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आहंग जो भी नाटक उठाए उसमें कोई ना कोई एक मुद्दा हो और उस मुद्दे के साथ वो बात करे। और ये हमने अपनी परंपरा से लिया है। मेरा हमेशा मानना है नाटक अपने से आगे का समय का होता है, या तो वो समाज को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, या रास्ता ना भी दिखाए तो जो समाज में बुरा हो रहा है उसको वो घंटा बजाकर बताता है कि देखो ये बुरा हो रहा है। ऐसा हम नाटक के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी, बहुत सही बात आपने कही। जैसे आपने सर यहाँ पे बात कही कि थिएटर की बात करें, फिल्मों की बात करें, तो हमेशा ये समाज को एक आईना दिखाने का काम होता है। समाज की कई हकीकतों को फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाता है। बहुत सारी कुप्रथाओं को फिल्मों के माध्यम से दर्शाया गया है। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से डिजिटल युग होता जा रहा है, वेब सीरीज का हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा जो वो है प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है वेब सीरीज का। फिल्में भी अब ऑनलाइन रिलीज होने लगी है, थिएटर की जगह कई फिल्में जैसे इंग्लिश मीडियम की हम बात करें तो वो भी ऑनलाइन रिलीज हुई। ऐसी तमाम तरह की फिल्में और वेब सीरीज आ रही है। लेकिन जहाँ कंटेंट की बात आती है, जहाँ समाज को आईना दिखाने की बात आती है, अब लोगों को मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आजकल की वेब सीरीज में हम देख रहे हैं बहुत ही भड़कीली चीजें होती है, गाली गलौज होती है और इस तरह की चीजें हैं जो लगता है कि समाज को, आज के युवाओं को प्रेरित करती है क्राइम करने के लिए। अगर हम अपहरण जैसी सीरीज की बात करते हैं या हम मिर्जापुर की बात करते हैं तो वहां गाली गलौज इतनी है, मार धाड़ है, बदले जैसी चीजें है। तो और युवा भी उससे बहुत आकर्षित हो रहे हैं आज के समय पे। तो क्या प्रभाव जो है इसका समाज पे कितना प्रभाव पड़ सकता है इस तरह की सीरीज का? आजकल हम देख रहे हैं बी ग्रेड की फिल्में भी बहुत ज्यादा चल रही है। ऑल्ट बालाजी की अगर हम बात करें तो जिस तरह के वो सीरीजें बना रहे हैं, समाज पे किस तरीके का आप देखते हैं कि किस तरीके की छाप आगे चल के पड़ने वाली इस तरह के कंटेंट से? देखो, मैं तो हमेशा मानता हूँ वेब सीरीज वगैरह जो भी बहुत उत्तेजनात्मक चीजें दिखा रहे हैं उससे समाज पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं पड़ना है। देखिए, ये बात क्या है, मैं इसे एक ह्यूमन साइकोलॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप दिन भर आप एक सेंसरशिप में रहते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उस सेंसरशिप को तोड़ने की एक जगह दे दी है। इसीलिए मिर्जापुर में जब गुड्डू पंडित गाली देता है तो हम ताली बजाते हैं, वाह वाह क्या गाली। दरअसल वो गाली हम जी देना बिल्कुल। चाहते
ठीक है। जी जी, उसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से अगर कोई सॉफ्ट पॉर्न चीजें हम देखते हैं, दरअसल वो हम करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, तो बहुत ही मन लगा कर देखते हैं। ये एक जी। अलग तरह का माध्यम है। मुद्दा ये नहीं है कि इससे समाज बिगड़ेगा, इससे समाज कभी नहीं बिगड़ा है, कभी नहीं बिगड़ेगा। समाज को बिगड़ने के लिए एक राजनीतिक बोध काफी होता है। कला संस्कृति और खराब चीजें नहीं, बहुत पहले से भी मस्तराम की किताबें चलती रहती हैं। किशोर अपने जमाने में हम्म। पढ़ते थे, सारे किशोर बिल्कुल बिगड़ गए आज। अपराधी प्रवृत्ति बिल्कुल। अगर कोई बनता है तो उसको एक सामाजिक और राजनीतिक बोध अपराधी बनाती है, फिल्में अपराधी नहीं बनाती हैं। ये एकदम से मान लीजिए। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं, हाय मेरा बच्चा इस तरह की फिल्में देख रहा है, इस तरह के वेब सीरीज देख रहा है। अब डोरेमोन बच्चा हर हर उम्र का बच्चा देख रहा है, मतलब हर जगह का बच्चा देख रहा है भारत में, तो वो क्या नोबिता बन जाएगा? नहीं बनेगा। वो अपना मनोरंजन कर रहा है और ये समय की चीजें हैं। तो एक चीज तो ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वेब सीरीज है और इस तरह के, इसमें भी लगाम लगेगी। इसमें लगाम ऐसे लगेगी कि कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, एक कहावत है। तो जब ये नई हम्म। चीजें आई हैं तो इसमें जो दिल में था सब दिखा दो भैया, सब दिखा दो। तो लोग देखते हैं, क्षणिक उत्तेजना के लिए देखते हैं और उस क्षणिक उत्तेजना हम्म। को, लेकिन आज के हमारे दिल में जो सुकून देता है वो मालगुड़ी डेज ही देता है। आर के नारायण जी का जो वो सीरियल आज बिल्कुल भी जो बिल्कुल हमें बिल्कुल। देता है, वो आज भी जो हमें सुकून देता है वो हमें रामायण देता है। देखिए रामायण की टीआरपी बहुत बढ़ गई है। आज भी जो सुकून देता है वो महाभारत देता है। जी तो बिल्कुल। इस तरह की चिंता को एकदम से निकाल देना चाहिए। ये वेब सीरीज होने चाहिए क्योंकि आपका विरेचन होगा। अगर इस तरह के वेब सीरीज नहीं होंगे तो करेंगे क्या? हमारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ कुंठाएं हैं भाई। एक निश्चित दर्शक वर्ग है, उस निश्चित जी दर्शक बिल्कुल। वर्ग को वो सारी चीजें देखने दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि इस तरह की चीजें कर कर वो समाज में निकलेगा गुड्डू पंडित को देखकर और वो जाकर सीधे बोलेगा और गाली देते हुए बात करेगा, क्या कर रहे हो बे? ऐसा कहीं नहीं होता है। हम जानते हैं कि ये एक स्वप्न की दुनिया है और ये एक इस चीज की दुनिया है। तो इतना विवेक तो हमें लाना होगा। और प्रभावित होते हैं तो वो प्रभाव क्षणिक रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रभाव किससे पड़ता है कि अगर आप अपराधी हम्म। बनते हैं तो वो सामाजिक और राजनीतिक कृतियों से, किस परिवेश में आप रह रहे हैं उससे आप अपराधी बन सकते हैं। आप अगर साइको बनते हैं, आप अगर स्त्रियों का अपमान करने वाले बनते हैं, तो ये आपकी परवरिश किस तरीके से हुई है उस आधार पर बनते हैं। फिल्मों को दोष ना दीजिए, बिल्कुल ना दीजिए। फिल्में हम हमेशा मन लगी के लिए देखते हैं और अपनी उत्तेजना और अपना मनोरंजन कर कर हम फिल्मों से निपट कर समाज में आते हैं। ये चीज है। जी बिल्कुल। यहाँ एक सवाल हमारे पास और आया है, रोहित शर्मा जी ने हमें ये सवाल भेजा है, रोहित भाई ने। वो कहते हैं कि आज का युवा थिएटर से कैसे जुड़ सकता है, और दूसरी बात, थिएटर में पैसा नहीं है जबकि फिल्मों में पैसा है, तो किस तरीके से थिएटर को अपना करियर, एज अ करियर लेके युवा चल सकता है, और थिएटर में कैसे जुड़ सकता है युवा। रोहित, जैसा मैंने ये कहा कि ये सवाल अभी बहुत असमंजस वाला सवाल है कि अगर कोई ये कहे कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और उसका जीवन यापन हो जाए, ये होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सभी लोग फिल्मों की तरफ रुख करते हैं कि यहाँ भी कुछ नहीं है तो वहाँ जाकर ही देखते हैं। ये एक तरह का ये एक लालच होता है, लोग जाते हैं। भारत में ये संभव नहीं है, यूरोप में ये संभव है। यूरोप में, जर्मनी में, स्पेन में थिएटर आर्टिस्ट अपना जीवन थिएटर आर्टिस्ट बन के काट लेते हैं। श्रीलंका तक में संभव है। श्रीलंका की मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तिलनी हो गई या फिर मेधावनी हो गई, वो थिएटर करके ही अपना जीवन यापन कर रही है। तो वहां भी ये संभव है। मतलब श्रीलंका हमारे बगल का देश है, वहां भी ये संभव है। लेकिन भारत में अभी तक ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर कहा कि थिएटर के ऊपर सरकारें भी कम ध्यान दे रही हैं। वो सिर्फ अपना जिम्मा दो चार समारोह करके मनाकर मुक्त हो जाती है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार के पास कला और संस्कृति के लिए भरपूर पैसा आता है, लेकिन उसमें चलती है एक तरह की प्रतिस्पर्धा कि अपने लोगों को वो देने की कोशिश करते हैं। ये कड़वा सच है, इसे हम सबको मानना चाहिए। वो अपने लोगों को प्रिविलेज करते हैं, उन्हीं लोगों को वो करते हैं। तो इसमें से कोई प्रोफेशन बनाने के लिए उद्योगपतियों को आगे आना होगा। और जब उद्योगपति आगे आएंगे और जब वो पैसा लगाएंगे थिएटर में, तो थिएटर आर्टिस्ट भी उनको पैसा वापस करने की सोचेंगे, क्योंकि जब ये बिजनेस बनेगा तो वो वापस करने की सोचेंगे। तो उद्योगपति आगे आए,
या जिनके पास पैसा है और उनको लगता है। और इसमें बहुत सारे पुराने थिएटर आर्टिस्ट अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। कुछ का नाम जैसे मैं जानता हूँ कि एक हैं जो गुड़गांव में, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, गुड़गांव में अपने घर के ऊपर ही उन्होंने 100-150 लोगों के लिए एक बनाया है, मतलब एक हॉल बनाया है, और वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाकर आप शो कर सकते हैं। तो सब लोग अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, और इसके लिए एक आंदोलन करना होगा, एक क्रांति करनी होगी, तभी जाकर थिएटर आर्टिस्ट का पेट भर पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 35 लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो एनएसडी बंद कर दीजिए, आप जी भारतेंदु बिल्कुल। नाटक अकेडमी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप 36 साल के बाद, 38 साल के बाद उनको सिखाने के बाद अगर वो रोजगार लेने की स्थिति में नहीं है, तो फिर आपने क्यों सिखाया उन्हें? अगर आपने उन्हें क्यों सिखाया? उन्हें आप यही बोलते कि सीखने आए हो तो भैया देखो अपना रोजगार खुद ही थाम लेना। एक तो सरकार उन्हें 8,000 10,000 स्कॉलरशिप देकर पहले चुंगल में फंसा लेती है 3 साल तक। एनएसडी के लोगों को जी 8,000 बिल्कुल। रुपए चुंगल में फंसा लेती है, और फंसाने के बाद जी 3 साल के बाद कहते हैं जाओ मुक्त हो। अरे कहाँ जाएगा वो? आपने तो उसके मुंह में 8,000 का एक दे दिया, और अब वो वहां से निकल रहा है तो उसके पास एक पैसा भी नहीं है, क्या करेगा वो? तो इस तरीके जी से थोड़ा बिल्कुल। सा हमें प्रोफेशनल अप्रोच को देखना होगा। और फिल्मों में जाना मजबूरी है थिएटर आर्टिस्ट की, और वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको अपना पेट पालना है। नेम, अच्छा एक दूसरी वजह और, थिएटर में नाम नहीं, पैसा नहीं है, दाम नहीं है, नाम नहीं है। तो अगर आप किसी से भी पूछकर, आम लोगों से पूछकर बता दीजिए, 4 थिएटर के एक्टर और 4 थिएटर के डायरेक्टर का नाम बता दे। अब मैं कहता हूँ 10 में से सिर्फ 1 या 2 बता पाएंगे, लेकिन आप जी अगर बिल्कुल फिल्मों सही के बात है। एक्टर और डायरेक्टर का नाम पूछें तो 10 में से 8 लोग बता देंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक थिएटर आर्टिस्ट भूखे मरेंगे। इसीलिए मैं सामुदायिक नाटक करता हूँ, मैंने इसे अपना व्यापार नहीं बनाया है, क्योंकि जब मैं व्यापार बनाऊंगा तो सिर्फ मैं लाभ कमाऊंगा। ये भी सोचने वाली बात है कि अगर मैं उसका हेड हूं तो सिर्फ मैं लाभ कमाऊंगा, और ये हक किसने दे दिया है कि मैं 15 लोगों की मेहनत का पैसा अकेले मैं मारूं? मैं नहीं मार सकता हूँ। कैसे? ये कहीं से भी मानवीय नहीं है। ज्यादातर थिएटर ग्रुप तो यही करते हैं ना कि 10 लोगों को नहीं, कि हम तुम्हें सिखा रहे हैं जी, थिएटर सिखा रहे हैं जी, और फिर वो 10 लोगों का शोषण करते हैं, सरकार से आया हुआ पैसे का एक बड़ा हिस्सा खुद अपने पास रखते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और उन कलाकारों का क्या, जिन्होंने अपना मतलब हाड़ मांस गलाकर आपके साथ काम किया? तो सामुदायिक थिएटर है, मैं अगर इतना कमाऊंगा तो इतना आपको दूंगा, इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ तो इतना पैसा आपको भी लगाना पड़ेगा, इस तरीके का थिएटर है। बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से करें, उसको भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन इस समय थिएटर का प्रोफेशनल अप्रोच कोसों दूर है, और ये कब लौटेगा मुझे नहीं मालूम। सर, पूजा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी है। पूजा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। वो सवाल पूछती है यहाँ पे, वो कहती है कि सर, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए आप कब से क्लासेस स्टार्ट करेंगे? आप संडे को कोई क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारे जैसे बहुत कलाकार देखिए, है जो चाहते हैं जुड़ना सीखना। तो कब ऐसी शुरुआत होगी कि वर्किंग वाले भी आके अपना वीकेंड्स पे 2-4 घंटे मतलब इन्वेस्ट करके सीख पाएंगे यहाँ पर? देखिए वीकेंड थिएटर बहुत सारे दिल्ली में थिएटर ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, वो चला रहे हैं। और उसी तर्ज पे हमने भी सोचा था कि हम भी वीकेंड थिएटर शुरू करेंगे और उनसे बाकायदा पैसा लेंगे, क्योंकि बाकी कलाकारों से तो हम पैसा लेते नहीं हैं, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं क्योंकि वो अपने पैशन को जीने आ रहे हैं ना, तो उनसे हम पैसा जी लेंगे और वीकेंड थिएटर जी की जी। शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं लॉकडाउन के बाद इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो उनके साथ हम मिलकर काम शुरू करेंगे, ताकि कामकाजी लोग भी इसके साथ जुड़ सके। क्योंकि मेरा मकसद किसी को फिल्मी एक्टर बनाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि वो अपने आप को पहचान पाए, और थिएटर अपने आप को पहचानने के लिए एक अच्छी जगह है। मैं फिर एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, अतिशोक्ति कह रहा हूँ, कि एक अच्छा अभिनेता जी एक बुरा आदमी नहीं हो सकता। अगर वो जी। अच्छा अभिनेता है तो वो जीवन में हमेशा अच्छा आदमी जरूर होगा। अगर कोई अच्छा कोई अपने आप को बोले कि मैं अच्छा अभिनेता हूँ और जीवन में वो बुरे काम कर रहा है, तो अभी तक उसकी परख हुई नहीं है, वो अच्छा अभिनेता हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा अभिनेता टटोलता है, अपनी बुराइयों को भी टटोलता है, अपने अंदर की चीजों को भी टटोलता है, ईर्ष्या धोखा देना लेना लगा रहता है, लेकिन उसको रियलाइज करना भी सिर्फ अभिनेता ही कर सकता है, बाकी आम लोग नहीं कर पाते। हैं, ये एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, आम लोग नहीं कर पाते। जी।
यहाँ सर एक सवाल और हमारे पास आया है कि किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हुए किन किन सावधानियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, मौलिक रचना को बदलते हुए खुद की रचनात्मकता को कितना स्पेस मिलता है। हाँ, ये आज के दौर में खूब इस तरह का सवाल चल रहा है, क्योंकि आज का समय ना प्योर नाटकों का समय नहीं है। लोग कहानियों का मंचन कर रहे हैं, कविता का मंचन कर रहे हैं, उपन्यासों का मंचन कर रहे हैं, आत्मकथाओं का मंचन कर रहे हैं। तो ऐसे में दर्शक ये शिकायत जरूर करता है कि अरे यार, हमने तो पढ़ा कुछ और था, एकदम हूबहू तो वैसा दिखाया नहीं। ये दर्शक की तरफ से भी होता है। दूसरी तरफ जब इसको निर्देशक और अभिनेता कर रहे होते हैं तो उनके सामने एक बहुत व्यवहारिक समस्या आती है कि अरे यार, इन्होंने लिखा तो ऐसा है लेकिन इसको मंच पर उतारना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि दो अलग अलग विधाओं का ये काम है, तो एक विधा जब दूसरे से जुड़ती है तो एक नई तरह की सर्जना वो करती है। तो उसमें अगर स्पेस कुछ नई चीजों का करने का बन सकता है तो लोगों को करना चाहिए। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि जो कहानीकार कहना चाह रहा है उस मर्म को वो ना छोड़े, जो नाटक उस पे बना रहा है उसके मैसेज को ना छोड़े, उसके मर्म को ना छोड़े। बाकी अगर उसी कहानी के फ्रेम में कोई बात आ रही है तो उसको आप डाल सकते हैं। कुछ आप काल्पनिक किरदार भी डाल सकते हैं जो उपन्यासकार ने नहीं डाले हैं, जो कहानीकार ने नहीं डाले हैं। लेकिन अगर एक निर्देशक को लगता है कि यहाँ पे ये पात्र आकर मेरी कहानी को आगे बढ़ाएगा और उसकी कहानी के साथ छेड़छाड़ भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के समय में खूब ये हो रहे हैं। इसमें देवेंद्र राज अंकुर का बहुत बड़ा योगदान है कि देवेंद्र राज अंकुर ने कहानियों के रंगमंच की शुरुआत की थी 90 के दशक में, और खूब एनएसडी में और बाहर भी खूब कहानियों का रंगमंच होना शुरू हुआ। तो बाद में भी इसे लोगों ने किया, लेकिन आज का समय एक जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी समय है। एक साथ हम बहुत सारी चीजों को जान समझ रहे होते हैं, तो एक साथ बहुत सारे विचार भी आते हैं। बस मूल बात ये है कि आप कहानी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो बस ध्यान ये रखिए कि कहानीकार जो कहना चाहता है, जिस परिवेश जिस देश काल वातावरण में कहना चाहता है, वो बिल्कुल पूरी तरह न टूटे। अगर उसके फ्रेम में अगर आप कोई नई बात कह रहे हैं तो स्वागत है आपका, और होना चाहिए ये। जी, दर्शक जी भी इसे सर। स्वीकार करते हैं। जी सर। सर, हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज़ की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग अरे लगातार आपको विश कर रहे हैं और कमेंट हाँ, लाइन बढ़ चुकी है। लोगों के लगातार विश आ रहे हैं आपको। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। रोहित शर्मा भाई ने लिखा है, हिरण्य हिमकर सर, भैया आपके साथ काम करके आज भी मैं प्राउड फील करता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे आज भी आपसे। पूजा सिंह जी हाँ, लिखती है, हैप्पी बर्थडे टू डायरेक्टर साहब। रोहित बस शर्मा बस, भाई ने थैंक भी यू, ठीक आपको है। बर्थडे की तो मुलाकात ठीक, मैं जानता हूँ बर्थडे कि की सभी विशेष लोग। दी है। बहुत लोग आपके हाँ, साथ जुड़े हुए हैं और बहुत लोग आपको बर्थडे विशेष दे रहे हैं। हाँ, थैंक यू मैं ये सबको। जानना बस चाहूंगा थैंक यू। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा हिरण्य सर कि जिस तरीके से डिजिटल युग बढ़ रहा है, पहले होता था कि लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा मुश्किल होता था। प्लेटफॉर्म लोगों को जल्दी से मिल नहीं पाता था। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लोगों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ओपन हो गए। और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं और तमाम तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं और लोग फेमस भी हो रहे हैं, लोग स्टार्स भी बन रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो ये डिजिटल युग आ रहा है, ये थिएटर के लिए कितना लाभकारी हो सकता है? क्या थिएटर भी आगे चल के कभी डिजिटली होगा? देखिए, टिकटॉक को तो मैं एक शुक्रिया ये जरूर देना चाहूंगा कि चाइना ने इस ये वायरल है, वायरस नहीं है, वायरल है, तो चाइना ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया। और इसका शुक्रिया मैं इसलिए अदा करना चाहूंगा कि बहुत छोटे छोटे दूर देहात कस्बों में बैठा हुआ कोई आदमी कसमसा के रह जाता था और अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। देखिए, अभिव्यक्ति क्या होती है? हम कोई कविता लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो हमें एक एप्रिसिएशन चाहिए या एक समीक्षा चाहिए कि आपने अच्छा किया, खराब किया, बहुत अच्छा किया, आपको करते रहना चाहिए। गांव घर में क्या होता है कि अगर आप अभिनय करेंगे तो कहेंगे बड़ा लौंडा बन रहा है, हट चुप बैठ जाओ, इस ढंग से उसका वो संबोधन होता है। उसी ढंग से अगर आप गाना गाएंगे तो हाँ, तुम ही सूरदास एक हो, तुम ही एक तानसेन हो। तो इस तरह की गांव के परिवेश में, कस्बे के परिवेश में उसके इस तरह की प्रतिभा को हमेशा से उपेक्षित किया जाता रहा। तो टिकटॉक ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि उसे पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जी उसे अप्रिशिएट कर रही है। उसको खुद नहीं पता है कि वो
अमेरिका पहुंच गया है, मेक्सिको पहुंच गया है, वो स्पेन में भी जाके बैठा हुआ है, वो श्रीलंका में भी जाकर बैठा हुआ है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें लोगों को खुद ही नहीं पता है कि हम इस ब्रह्मांड में कहाँ खो गए। ये इसका एक अच्छा पक्ष है। थिएटर का डिजिटल अगर कुछ होगा तो थिएटर को इससे फायदा होगा? नहीं होगा। थिएटर क्योंकि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, थिएटर हमेशा से एक सामुदायिकता की बात करता है, एक साथ की बात करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम एक दूसरे से दूर रहकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। थिएटर तभी सार्थक होगा जब हम साथ मिलकर आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे के पसीने को सहेंगे, एक दूसरे के को छू कर देखेंगे, एक दूसरे की तकलीफ को, एक दूसरे की खुशी को नंगी आंखों से साफ साफ देखेंगे, तब जाकर थिएटर बनता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अन्य माध्यम हो सकते हैं, लेकिन थिएटर के लिए मुझे लगता है कि उसके लिए डिजिटल माध्यम उसके लिए एक तरह से आत्महंता का काम करेगा, उसकी एक तरह से हत्या ही कर देगा, क्योंकि ये एक जीवंत माध्यम है। ये जीवंत माध्यम है, इसमें दोनों लोग, दर्शक और अभिनेता, नंगी आंखों से एक दूसरे की प्रतिक्रिया को देख रहे होते हैं। अगर उस नंगेपन में, यानी नंगी आंखों में अगर पर्दा लगाकर हम उसे किसी तरीके से देखने की कोशिश करें, तो उसमें वो मजा नहीं है, उसमें वो बात नहीं है। और तो ये थिएटर को इसे अलग रखा जाए। बाकी आप अपनी प्रतिभा को टिकटॉक के माध्यम से आप प्रेषित करते हैं तो कीजिए, लेकिन उसमें भी मैं एक और गंभीर बात ये कहना चाहूंगा कि टिकटॉक को ना सिर्फ हंसी जैसी कोई चीज बनाकर छोड़ दिया गया है। अगर इसके साथ थोड़ी सी गंभीर कोई शिक्षा परक चीज अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए ना, क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, तो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि कोविड-19 को लेकर पूरे विश्व भर में टिकटॉक को लेकर गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया गया। अगर कोविड-19 की जागरूकता के लिए अगर टिकटॉक को लेकर, उसके प्लेटफॉर्म को लेकर गंभीर प्रयास किया जाता, तो शायद ये जो वैश्विक महामारी का ये जो प्रकोप है वो थोड़ा कम होता, क्योंकि टिकटॉक को लोग सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोग जब अपनी प्रशंसा पाते हैं। तो ये हर सरकार इससे चूक गई। अगर इसको किया जाता तो आज ये स्थिति इतनी भयावह नहीं होती, लोग इस चीज को समझते। तो जो भी आपके पास लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां भी अभिव्यक्ति आपको मिल रही है वो अभिव्यक्ति हो रही है, और ये खुशी की बात है। कम से कम कहीं दूर जौनपुर का बैठा हुआ कोई लड़का भी तो पॉपुलर हो रहा है ना भाई, इससे बड़ी बात और क्या होगी। जी बिल्कुल सर। अविनाश सिंह यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं सर प्ले लिखने वालों के लिए कुछ टिप्स सर, जो प्ले लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा तो इसमें कोई रॉकेट साइंस का नियम या कोई इसका कोई सूत्र तो है नहीं कि कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन हाँ ये है कि लिखने से पहले पढ़ें आप जितने नाटकों को पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी, शब्दकोश बनेंगे, दृश्यों का निर्माण किस किस तरीके से अलग अलग नाटकों में हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो मैं अगर सूत्र में बांधूं उसे, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम आप 50 नाटक पढ़िए, फिर एक नाटक लिखने की कोशिश कीजिए। यही बात कविता पे भी लागू होती है, यही बात कहानी पे भी लागू होती है। और मैं आपको बता दूं, प्रशंसा ले रहा हूं लेकिन मैं आपको बता दूं, नाटक सबसे मुश्किल विधा है। कविता जी नाटक के मुकाबले आसान हो सकती है, कहानी भी आसान है, उपन्यास भी आसान है, नाटक आसान नहीं है। क्योंकि नाटक सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं होता है। ऐसे तो लिखे नाटक बहुत सारे होंगे, नाटक का असली मकसद तब पूरा होता है कि लिखा नाटक मंचित हो। अगर वो मंचित नहीं है तब तक वो नाटक नहीं है, तब तक वो एक साहित्य का एक 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 आप उसको कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन नाटक नहीं है। आप जब तक उसे मंचित नहीं करेंगे तब तक वो नाटक नहीं बनेगा। विजय तेंदुलकर इसीलिए हैं क्योंकि उनके नाटक मंचित हुए। मोहन राकेश इसीलिए हैं क्योंकि उनके नाटक मंचित हुए। कल्पना कीजिए मोहन राकेश ने आधे अधूरे लिख दिया होता, बहुत महान नाटक लिखा, किसी ने नहीं देखा, कहाँ से मोहन राकेश होते। तो ये नाटक हो इसीलिए मुश्किल विधा है। तो यही है कि आप बहुत नाटकों को पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को देखिए, और अगर सूत्र में बोलूँ तो 50 नाटक पढ़ के और एक नाटक लिखने की शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल सर। सौरभ प्रकाश जी लिखते हैं कि अमेचर ग्रुप का रंगमंच के विकास में क्या योगदान है सर। बहुत योगदान है। मैंने फिर कहा कि सरकारी जो संस्थान थे
वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खोलकर पढ़ाकर निवृत्त हो गए। उसके अलावा भी कई लोग हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, थिएटर करते हैं, और वो सब अमेचर ग्रुप में हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, पूरे भारत में और खास तौर पे हिंदी पट्टी में अगर नाटक का विकास हुआ है तो वो अमेचर ग्रुप के साथ ही हुआ है। अगर वो अमेचर ग्रुप नहीं होता तो नाटक का विकास इस ढंग से नहीं होता, आम लोगों के पास नहीं आते। ये यही बात है। तो अमेचर ग्रुप का योगदान बहुत है। जी जी सर। अ, सर मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे एक सवाल हमें और किसी ने भी भेजा है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर? मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर हैं, कोई एक फेवरेट एक्टर के साथ नाम लेकर नहीं, लेकिन हाँ अगर आप उससे आप पूछें तो मुझे अनुपम खेर भी पसंद है, मुझे नसरुद्दीन शाह भी पसंद है, मुझे इरफान खान भी पसंद है। तो कोई एक नाम आप नहीं ले सकते हैं। जो अच्छा अभिनय करता है उसके साथ अगर न्याय करता है और वो अच्छा है, जनता उसे पसंद कर रही है तो वो अच्छा है। और कोई सर एक आपका सबसे पसंदीदा प्ले कौन सा है सर? ये भी बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे सवाल ना इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। बहुत सारे नाटक हैं और कोई एक जवाब नहीं दिया जा सकता है, और हैं वो सारे नाटकों के साथ ही हम जीते मरते हैं। तो अब अभी के सब समय में कोई एक नाम याद भी नहीं आ रहा है कि हाँ ये कोई एक मेरा फेवरेट है। लेकिन सभी के नाटक वो हैं, गिरीश कर्नाड के नाटक हों, बादल सरकार के नाटक हों, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हों, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हों, भारतेंदु के नाटक हों, सबके नाटक मुझे पसंद है। तो कोई एक फेवरेट नहीं है। उन नाटकों में हो सकता है उन्होंने 8 नाटक 10 नाटक लिखे हैं तो 1-2 मेरे ज़्यादा पसंदीदा हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा नहीं नाटक हो सकता है। सर आने वाले समय में आप भारत के अंदर थिएटर के विकास को किस तरीके से देखते हैं? कितना और विकास थिएटर का होगा, उसको किस तरीके से देखते हैं अभी? इसके लिए मैं बहुत अधिकारी आदमी तो नहीं हूँ कि इस बात का मैं जवाब ठीक ढंग से दे पाऊँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि थिएटर का विकास होगा। अ, लेकिन एक दिक्कत इसके साथ ये भी है कि अगर अर्थव्यवस्था अगर हमारी खराब होती है तो कला संस्कृति का विकास अवरुद्ध होता है। तो थिएटर का बिल्कुल। विकास या कला संस्कृति का विकास है तो देश को विकसित होना होगा। अगर देश विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेगा तो कला संस्कृति भी अपने आप ही विकसित होती चली जाएगी। जी सर, ये अंतिम सवाल एक आपसे हाँ, कि देश भर में और आपसे जुड़े हुए और दूसरे भी जो कलाकार इस समय हमें देख रहे हैं, जो एक्टर बनने की इच्छा रखते हैं या बन चुके हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अ, आप एक्टर बन चुके हैं तो नाटक देखें और नाटक पढ़ें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और आपके आसपास जो नाटक चल रहा है उस पे आंखें खोल कर रखें, ऑब्जर्व करें। हमारे थिएटर में भी एक क्रिटिकल एक्सरसाइज है, ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्व करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब लोग ना बैकुंठ लोक के वासी हो गए हैं। जैसे मेट्रो का दरवाज़ा खुलता है, हम उसके अंदर घुसते हैं, कान में लीड लगा लेते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। हमारा ध्यान प्रकट तभी होता है जब हमारा स्टेशन आने को होता है, टाइम से हम प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर। तो हमारे बीच का ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं खो गया है। तो हम अगर बहुत ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे चीज़ों को, और देखेंगे, नाटकों को जितना ज़्यादा देखेंगे तो उससे एक एक्टर का विकास होता है। अभिनय की नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आज हमें बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली, थिएटर के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमारे दर्शकों को मिला, हमें मिला। और एक बार फिर से आज इरफान खान सर को तहे दिल से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे देश ने एक बहुत और इस दुनिया ने एक बहुत बेहतरीन एक्टर जो है वो खो दिया। और सर इसी के साथ आज आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद तीर्थंकर तुम्हारा। धन्यवाद हेडलाइंस, हिंदुस्तान हेडलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जोड़ा और बातचीत करने के लिए हमें अपने साथ जोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ हिरण्य हिमकर सर।
जिस तरीके से हमने सर से बातचीत करी, आप लोगों ने जाना थिएटर जो है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं किस तरीके से थिएटर की शुरुआत कर सकते हैं, एक बेहतर एक्टर अगर आप बनना चाहते हैं किस तरीके से एक बेहतर एक्टर बन सकते हैं, और इन तमाम थिएटर से जुड़ी चीज़ों पर जो है सर ने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद भी आई होंगी ये बातें। देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज़। कल फिर मिलेंगे हम एक नए मेहमान के साथ, और कल हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस पर कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपको एक राइट प्लेटफॉर्म चुनना है अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, किस तरीके से वेबसाइट डेवलप करनी है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए कल हमारे साथ मौजूद होंगे डिजिटल राइटर उपेंद्र राणा, और उनसे बातचीत करके हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। कल देखिएगा हमारा खास शो काम की बात विद उपेंद्र राणा। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। धन्यवाद।